को बहुत उठाया था और उस डिबेट में सौभाग्य से मैं भी था, और मैंने कहा था कि अगर आजम खान की सदस्यता जाती है तो ये सदस्यता जिनको 2 साल की सजा इनको भी जानी चाहिए। हालांकि उसमें भाजपा के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि 2 साल का मतलब है 2 ईयर्स तक, लेस देन 2 ईयर मतलब है 2 ईयर्स तक, इसलिए उनकी सदस्यता टेक्निकली नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमने वो बात बहुत ही स्पष्टता से कही थी और उनकी सदस्यता गई। अब सदस्यता जाने के बाद दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि सदस्यता जाने के बाद आरएलडी क्या करेगी। आरएलडी तो यही चाहेगी ना कि 2017 के पहले की स्थिति आ जाए और वो सीट उसके पास आए, और आनी भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि वर्तमान में वो सीट है और हेट स्पीच की वजह से या किसी सजा की वजह से उनका जो सदस्यता गई है, तो बीजेपी तो 2 चीजें चाहेगी, किसान उसके साथ जुड़े और थोड़ा सा सांप्रदायिकता का तड़का लग जाए। आरएलडी चाहेगी कि ये मैटर सांप्रदायिकता की तरफ न जाए। अगर क्योंकि सांप्रदायिकता की तरफ गया, धर्म आधारित वोट हुआ, तो आरएलडी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकुलरिज्म के मामले में आरएलडी फिर सीट नहीं निकाल पाएगा। तो आरएलडी क्या कर रही है, इसीलिए आप देखोगे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सबसे पहले एक्टिव हुई, लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि आरएलडी इस बार सबसे पहले एक्टिव हुई है, भाजपा उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं बार बार आपके टीवी लाइन में कहता हूं कि विपक्ष को भाजपा से सीखना चाहिए, तो कम से कम पहली बार ही सही आरएलडी खतौली विधानसभा सीट पे अपना वो बीजेपी से इंस्पायर होकर के जो एक्टिवनेस है वो दिखा रही है। जी ठीक। भविष्य जी आप देखिए हेट स्पीच दोबारा देंगे, फिर चली जाएगी, 2 साल फिर निकल जाएंगे अगर दिक्कत है तो। देखिए चुनाव में तो जीतना मेन होता है, फिर वो नई रणनीति बनेगी। लेकिन बीजेपी सांप्रदायिकता के बिंदु को लेकर के, देखिए बीजेपी कहती नहीं हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हो, तो हम लोग कहते हैं। बीजेपी तो ये कहती है कि भाई हम तो मेजोरिटी की बात कर। अब इस देश में मेजोरिटी की बात करना कभी कभी कम्युनल हो जाता है। आप माइनॉरिटी के लिए कुछ भी कहते रहे तो कम्युनल नहीं होता, तो हम वन साइडेड भी देखते हैं बहुत बार, ठीक है। तो अब बीजेपी कहती है कि हमारे नजर से देखिए भाई, हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस हर नजर से देखेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी की बात कर रही है तो कहाँ जो है सांप्रदायिकता। लेकिन उसी मेजोरिटी की बात करने में अगर उसके विधायक को सजा हो जाती है तो फिर ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं सांप्रदायिकता का मैटर था। तो इसका मतलब है तभी तो आपको सजा मिली, आपने फिर उस बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया, आप बॉइलिंग पॉइंट में चले गए हैं। एक लिमिट की जब आप बात करते हैं किसी एक कम्युनिटी विशेष की, चाहे आजम खान हो, एक लिमिट के बाद आप बात करते हैं तो भी वो हेट स्पीच है, और चाहे ये खतौली विधानसभा से ये हो, इनकी बात हो, एक लिमिट से आगे अगर आप बात करते हैं तो सांप्रदायिकता में आती है। और रही बात ये भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो इसके पहले करते आई है। क्योंकि सर ये सवाल मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो रोड शो का या जो अपनी सभा का ऐलान किया, देखिए मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल ने घोषणा की कि वो इस निर्वाचन क्षेत्र में 15 नवंबर का दिन उन्होंने तय किया, और उन्होंने कहा कि भाई जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि जो उनका मुद्दा होगा बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, और किसानों का मुद्दा तो ठीक है लाजमी है, आरएलडी पार्टी उठाएगी। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां बीजेपी को घेरने की तैयारी आरएलडी कोशिश करेगी कि मुद्दा ध्रुवीकरण की तरफ न जाए जी। अगर मुद्दा ध्रुवीकरण की तरफ नहीं जाता है तो फिर आरएलडी के लिए कुछ राहें कुछ बन सकती है, और बीजेपी कोशिश करेगी कि बस एक शब्द किसी तरफ से निकल आए कुछ, तो पोलराइजेशन की तरफ लेके चली जाएगी आरएलडी। देखिए इस बार क्या हुआ, 15 नवंबर की बात का जो क्या करने जा रहे हैं उन्होंने पहले से बता दिया। यानी आरएलडी ये चाह रही है कि उनका कोई नेता जोश में, ठीक है, भविष्य के लिए ऐसी बात ना करते 15 नवंबर के लिए भविष्य जी, कि वो उनके लिए पोलराइजेशन की तरफ चला जाए। तो इनडायरेक्टली आरएलडी कह रही है बस अब इन 3 बिंदुओं पर रहेंगे। अगर इन 3 बिंदुओं पर वाकई आरएलडी स्थिर रहती है, कोई नेता जोश में नहीं आता है कोई उनका, और खासकर सेकुलर नेता जोश में नहीं आता, क्योंकि 75 सालों से जो सेकुलर सूरमाओं की जबान है वो जोर से ज्यादा फिसलती है। तो अगर वो जबान नहीं फिसलती है तो आरएलडी की जो स्ट्रेटजी है उससे मैं संतुष्ट हूं, और वो मतलब बैकफुट पे आके नहीं लड़ रहे, वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। और आप भविष्य याद रखिए, कोई सरकार सत्ता में होती है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये और किसानों का मुद्दा है, ये मुद्दा कहाँ हल होने वाले मुद्दे हैं।
ये मुद्दे रहते हैं और इन मुद्दों पर जो गवर्निंग सरकार है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा आंसर नहीं कर पाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और इसमें थोड़ा अन्य कारणों से, इंटरनेशनल मैटर की वजह से भी महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन जो आम आदमी वो कहता है मैटर मत छोड़ो, क्योंकि वो फिर कहता है स्मृति ईरानी जी 5 रुपए सिलेंडर बढ़ जाता था तो रोड में बैठ के चूड़ियां तक तोड़ डालती थी, सिलेंडर फोड़ डालती थी, और आपको आप 1000 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो कुछ नहीं है, तो कह रहा अंतरराष्ट्रीय। जब आपके कांग्रेस में पढ़ता था तब कहते थे यार हम आएंगे तो सब बदल देंगे, अब आप पेट्रोल 100 रुपए में है, आप कहते थे 35 रुपए में बेचेंगे। तो बीजेपी इसमें असहज होती है, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि इन बिंदुओं पर चुनाव हो, बीजेपी चाहेगी पोलराइजेशन में चुनाव हो, बस एक बयान बेटा तुम दे दो हम तुम्हें देख लेंगे। जी, तो कोशिश तो ये होगी। और क्या क्या दोनों पार्टी के लिए चुनौती होंगी, इस पर भी मैं आप दोनों के पास आऊंगा एक एक करके। अनमोल, भविष्य बिल्कुल सही बात है, आरएलडी को संजीवनी मिल जाएगी और एक नैरेटिव सेट करने में फायदा होगा, जैसा अनमोल कह रहे थे। देखिए इस जो उपचुनाव होते हैं ये मूड बताते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं। तो अगर बीजेपी जीतती है तो ये कहेगी कि देखिए जनता ने हमारी बात को रखा और हमारे विकास कार्यक्रम को स्वीकार किया। लेकिन अगर बीजेपी हारती है तो फिर आरएलडी कहेगी कि देखिए किसानों का मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हुई है। तो दोनों अपने अपने बात अपने अपने नजरिए से रखेंगे। लेकिन अब यह है कि किसानों को ये रहता है हमेशा खासकर या कोई भी जब उपचुनाव होता है कि हम विपक्ष की पार्टी को अगर हम जिताते हैं तो हमें मिलेगा क्या, उतने दिन के लिए बिल्कुल बैन हो जाएगा, एक साल के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर बहुत गंभीर नाराजगी ना हो, इसीलिए उपचुनाव में जब कोई पार्टी हारती है तो रूलिंग पार्टी के लिए आंसर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी नीतियों पर प्रश्न लगने लगता है। और अगर कोई राष्ट्रीय लेवल का इलेक्शन होने वाला हो फिर उपचुनाव उसके पहले हो तो वो दबाव फिर कहते हैं कि सोने में सुहागा हो जाता है, कि दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है, या रूलिंग पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रहता है, क्योंकि नई नई व्यवस्था होती है, बिल्कुल ताजा ताजा हार होती है, ताजी हार भले छोटी क्यों ना हो बहुत गंभीर होती है। जी, एक सवाल बीजेपी को इस मसले पर यहाँ, क्योंकि ये तो क्योंकि एजेंडा उन्होंने क्लियर किया। जी देखिए वो घेर है कि अभी भी जब सबसे, जैसा कि अभी संदीप भाई ने बताया कि गन्ना भुगतान को लेकर के या गन्ना रेट्स को लेकर के, तो ये माइक्रो लेवल पर दोनों पार्टियां अपना काम करेंगी। और जैसा कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है आमतौर पर उपचुनाव आमतौर पर वही जीतती है, और अगर वो नहीं जीतती, देखिए विपक्ष तो उसके बाद तो थी नहीं सीट, आरएलडी के पास इस समय वो सीट उपलब्ध नहीं थी, तो आरएलडी के पास इस समय उस सीट में, खतौली सीट में कुछ खोने के लिए नहीं है, हाँ घेरने के लिए और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यानी आरएलडी खुल के बैटिंग करेगी, आउट होगी तो 0 पे आउट हो जाएगी। रक्षात्मक खेलना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश में, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर वो हार जाती है खतौली विधानसभा, तो उसके लिए वहां पर जो माइंडसेट है या उसका जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा सा डेंट आएगा और पूरे योगी आदित्यनाथ जी की प्रबंधन पर प्रश्न लगेगा। क्योंकि एक जीत भले आपको, एक जीत जैसे गोकर्णनाथ जीते, ठीक है जीत गए, ओके, बहुत बड़ा घटना नहीं, ऐसा मन लगा कि हम लोग भी कल बात कर रहे थे कि जीत गए, बोले ठीक है जीत गए, बीजेपी को जीतना ही था। लेकिन अगर गोकर्णनाथ हार गए होते, जीतने पे योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन अगर हार गए होते, उम्मीद करिए, इमेजिन कर लीजिए कि गोकर्णनाथ बीजेपी हार गई है, तो हम लोग आज क्या बात कर रहे होते योगी जी के विषय में। जी यही बात खतौली के लिए लागू होगी, जीत गए तो बड़ी चर्चा नहीं होगी, ठीक है पहले थी आपके पास आ गई, लेकिन अगर हार गए तो चर्चा बड़ी हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरएलडी का के मतलब एक्शन से मैं बड़ा खुश हूं। आरएलडी का जो मतलब, मैं हमेशा नाराज रहता था विपक्ष से कि आप भारतीय जनता पार्टी से कुछ अच्छा सीख रहे हैं आप, लेकिन कम से कम इस बार मैं खुश हूं आरएलडी के उस प्रयास से कि वो युद्ध में लड़ने के लिए एक्टिव तो है। बिल्कुल जैसा हमने देखा आजमगढ़ को लेकर, रामपुर को लेकर कि की सक्रियता नहीं रही। इधर गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन आरएलडी का ऐसा नहीं, उन्होंने इरादे तो स्पष्ट कर दिए। अनमोल एक चीज मैं आ रहा हूँ भाई, देखिए गवर्नमेंट का निधन हुआ, ये जब कोई विधायक का, सिटिंग एमएलए का निधन होता है तो वो थोड़ी सीट आसान हो जाती है, क्योंकि एक सिंपैथी वोट होता है। मैं वो बार बार उस चीज को इसलिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये चैलेंज बनेगा। अब ये सिंपैथी वोट के सहारे तो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, बीजेपी को एक नई
रणनीति के साथ आना होगा। भविष्य अगर मैं बीजेपी के नेता होता तो मैं तो सिंपैथी वोट अभी भी गेन करता। अब हेट स्पीच वाली सिंपैथी वोट है ना, कि देखिए हमने हिंदुओं की बात की तो एक माहौल तो बना कर गए जी जी हिंदुओं की बात की तो हमें ये सजा मिली। वो आजम खान से तुम कहते रहो, लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि हमें हमारी सदस्यता क्यों गई, बोले इसलिए गई क्योंकि हमने आपकी बात कही। तो हम विधायकी तक त्याग देंगे, अगर हिंदुओं के हित की बात आएगी तो विधायकी जाए भाड़ में, हमें ऐसी विधायकी नहीं चाहिए। मैं विधायक होता मैं भी यही कहता। तो बीजेपी वो छोड़ने वाली कहा, तो करे ही करे। अगर मैं बीजेपी का नेता होता तो मैं भी यही करता। और आप देखिएगा ये जो मैं कह रहा हूं, भविष्य में भविष्यवाणी बहुत करता हूं, आप देखिएगा ये घटना फिर घटेगी। आपको वहां अगर अनमोल भाई है देखेंगे कि क्या बीजेपी कहते हुए न मिले तो अनमोल भाई आप बताइएगा, उनके नेता कहते हुए मिलेंगे कि हाँ कह रहे हो कि ऐसी विधायकों में तो कुर्बान जाए, हिंदुओं के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अंदर से दिख धक से हो जाएगा। कुर्बान वरबान कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन कहने के लिए तो हो ही जाता है ना। तो भले ही वो हेट स्पीच की वजह से विधायकी गई है, लेकिन अगर उसको वो न बुनाए भारतीय जनता पार्टी वाले तो फिर आप कहिएगा कि पांडे जी आप क्या भाजपा को आइडिया भी दे दिया, भाजपा के नेताओं को आइडिया भी दे दिया। ये जब वो सभाएं करेंगे, जब वो पंचायतों में जाएंगे तो ये जरूर सुनने को मिलेगा, कोई ना कोई वीडियो घूम के हमारे पास आई जाएगी और आप TV9 में देखेंगे भी ये चलते हुए। तो जब चलते हुए देखेंगे तो संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर। जी भविष्य जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कवाल कांड हुआ था वो बहुत नजदीक पड़ता है खतौली के। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता सचिन और गौरव को पुष्प अर्पित करेंगे, देखिए भाई समाजवादी पार्टी तो नहीं होगी या फिर कांग्रेस तो नहीं होगी, सीधी टक्कर आरएलडी से होगी। जैसा आलोक संदीप जी ने कहा कि आरएलडी की छवि साफ सुथरी किसानों की पार्टी है ना, तो एक अपर हैंड आरएलडी को मिलेगा कैंपेनिंग के दौरान और कहीं ना कहीं उसमें फंसेगी। तो एक मौका, जैसा संदीप चौधरी ने पहले कहा था कि भाई अगर गन्ना किसानों को लेकर कोई फैसला या कोई कदम उठाए सरकार तो वो एक बिग प्लस हो सकता है बीजेपी के लिए, और तब जाकर कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बन सकता है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ संगठनात्मक तौर पर थोड़ी कमजोर जरूर बीजेपी नजर आती है। भविष्य जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर कमजोर आती है, वही तो भावनाओं से वो मजबूत करती है। बाकी चीजें तो ठीक है ही है ना। भाई बीजेपी क्यों जीती थी अभी 2 साल पहले चुनाव? इसीलिए जीती थी ना कि उसने संगठन की कमी को भावनात्मक मुद्दों से ओवरकम कर लिया था। और इस बार तो उनके पास भैया बलिदान वाला भावना है। मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, वो तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि सब कुछ हमने हिंदुओं के लिए किया है। जैसा कि मैं संदीप भाई कह रहे 370, और फिर अभी कहेंगे चिंता मत करो पीओके भी लेने वाले हैं। धीरे से रात में ये भी कहा जाएगा, बड़ी सभा से कह देंगे तो कह देंगे, नहीं तो रात में जो बीजेपी की आरएसएस वाले कार्यकर्ता जाएंगे, अरे बोले देखना अभी तो पीओके लेते हैं, तुम कहे परेशान हो। अगर ये सीट हार गए, हाँ ये सीट हार गए तो फिर मोदी जी तक जाएगा, और अगर पीओके लेना है तो जिताओ। तो बीजेपी तो प्रधानी के चुनाव में पीओके का मुद्दा ले आए, तो वो उसकी अपनी एक रणनीति है। और देखिए ये बात मानना पड़ेगा, कहीं तो उछलना है, अब सिक्का वो किधर से भी उछले, अब जरूरी नहीं बीजेपी की कोई ऑफिशियल नेता उसको कहे। जी बीजेपी की एक बात तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी को चीजों को कैश करने में माहिर है, और इसको सबको स्वीकार करना हो कि वो जहां ताकतवर होती कहते वहां तो हम जीतते ही हैं, जहां कमजोर होते हैं वहां भी जीत लेते हैं। यही तो डायलॉग है ना किसी फिल्म का, इसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड निकल आया मुझे। ठीक है, तो बीजेपी जहां ताकतवर हो तो जीतेगी, और जहां कमजोर है बोले वहां भी जीत लेंगे। बोले कैसे? बोले 370, बोले कैसे? राम मंदिर, बोले कैसे? हिंदुत्व, बोले कैसे? पीओके, फिर बोले अरे बोले देखा रसिया, आज रसिया का बयान आ गया कि विदेश मंत्री पहुंचे अभी, और बोले भारत बाइपोलर बनाने के लिए भारत का बड़ा योगदान है, आपको ये हो जाए रसिया शामिल हो जाए कि देखा रसिया तक कह रहा है कि भारत का विदेश मंत्री पहुंचा है, पूरी दुनिया को हम ताकत देंगे। अगर तुमने ये चुनाव हरा दिया, मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, बताओ दुनिया में हम कैसे राज करेंगे? तो अब चुनाव भविष्य बीजेपी ने ग्लोबलाइज्ड चुनाव कर दिए हैं। ये विधायकी के चुनाव ऐसे नहीं रह गए, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं। फिर उसमें हिंदुत्व के लिए कहा भी जाता है कि कोई भी चुनाव हो बीजेपी बड़े सीरियस मोड में उसे लड़ती है, और जिस तरह का रवैया अखिलेश यादव का बीते उपचुनाव में देखा, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर जनता को एक मायूसी भी मिली कि भाई इस तरह से चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं लड़े जाते। लेकिन
अब खतौली विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टक्कर आर पार की हो सकती है, क्योंकि आरएलडी ने ये साफ दिखा दिया है कि हम जो है उस तरह की भूमिका में नहीं होंगे जिस तरह की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रहे। जी आलोक जी, जल्दी से पूरी कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी कभी किसी से कहती है कि तुम इनएक्टिव होके लड़ो जी। क्या अखिलेश यादव से कहा था कि आजमगढ़ रामपुर न जाओ? बीजेपी अपना काम करती है। अब आप बीजेपी से भी नहीं सीखना चाहते, ऐसी कमरों से नहीं निकलना चाहते, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना, वो भूखी है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जितना जीतती है उतना उसकी भूख हंगर और बढ़ जाती है ना। जैसे एक व्यक्ति होता है, जितना खाना खाता है उतना उसको भूख लगती है। बीजेपी जीत के बाद शांत नहीं बैठती, जीत के बाद वो और प्यासी हो जाती है। लेकिन हमने देखा है ना सर कि भाई देखिए बीजेपी बड़ी एक्टिव नजर आती है अपने हर एक चुनावी कार्यक्रम को लेकर, लेकिन इस बार जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ आरएलडी भी आ गई मैदान में कि देखिए बीजेपी से पहले भी हम देखिए हम अपनी जो रणनीति है वो बनाएंगे और उस पर आगे काम करेंगे। तो यही मैं वही कह रहा हूँ कि आरएलडी कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई के मूड में है, बहुत ज्यादा कुछ। जी अनमोल बोलिए जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं।